हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और अपना चैप्टर 9 चल रहा था, उसमें अपने रिफ्रैक्शन प्रोसेस चल रहा था। और नेक्स्ट इसके अंदर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, TIR जिसको बोला जाता है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है वो चीज़ समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिलहाल अपन आज डिस्कस करेंगे TIR के बारे में कि TIR क्या होता है, और सेकंड फिर अपन बात करेंगे कल कि TIR जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो TIR क्या होता है वो चीज़ समझना। पहले इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक आ गई है। ओके, TIR अब समझना। यहाँ से ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे मीडियम कुछ अलग है, इधर की तरफ नीचे की तरफ। ये मीडियम कैसा होना चाहिए, मान लो ये मीडियम है डेंसर, तो ये मीडियम कैसा है, रेरर मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है, और मैं ये मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लेते हैं पूरा डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन TIR की होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में होना चाहिए, लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखते हैं कि लाइट रे मैंने निकाली, देखो यहाँ से इस सरफेस पे गई, लाइट रे यहाँ से इस सरफेस पे गई, लाइट रे यहाँ से यहाँ ऐसे पहुँची। ठीक है, लाइट रे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ ऐसे पहुँची, मान लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से लाइट रे जो है वो इस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे पहुँच रही होगी। एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है, तो डिफरेंट लाइट रेज जो है यहाँ पहुँची। यहाँ पे यदि मैं देखूँगा तो ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये वाला नॉर्मल है, ऐसा ही है। यदि यहाँ देखें इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये है, और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये है, ऐसा ही है। अब लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तो अपन को पता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हो जाती है। रेरर में क्या होता है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो लाइट रे सीधी ना निकल कर नॉर्मल से दूर हो गई, ऐसे निकल गई, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया R, हो गया। फिर देखा फिर इंसिडेंट एंगल और बढ़ेगा तो लाइट रे और ज़्यादा बैंड हो जाएगी, ये मान लो ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, फिर इंसिडेंट एंगल और बढ़ा तो लाइट रे और बैंड होकर मैं मान लेता हूँ कि उस सरफेस के क्या हो गई, पैरेलल ही हो गई, ऐसे ही निकल गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन एंगल हुआ वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, हो गया। अब लाइट रे, अब अपने बोला इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया, पहले इंसिडेंट एंगल इतना था, लाइट रे शिफ्ट हुई, फिर इंसिडेंट एंगल और बढ़ा, लाइट रे और शिफ्ट हो गई, फिर इंसिडेंट एंगल और बढ़ा, लाइट रे और शिफ्ट हो गई, इंसिडेंट एंगल और बढ़ा, लाइट रे और शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट होके क्या होगा, वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो एक एंगल ऐसा आता है, एक इंसिडेंट एंगल ऐसा आता है जिसमें लाइट रे बैंड होके वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाती है। इसी फिनोमिना को नाम दिया जाता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है कि जब लाइट रे, ये इंसिडेंट एंगल था, ये इंसिडेंट एंगल था, ये इंसिडेंट एंगल था, ये कब इंसिडेंट एंगल हुआ, जब लाइट रे जो है वो 90 डिग्री पे चली गई। तो जब लाइट रे 90 डिग्री पे चली जाती है उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। एंगल एट विच रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्शन एंगल जो 90 डिग्री होता है, इस एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और फिर जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगी, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाती है। इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये है तो रिफ्रैक्शन ही, वो तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही रहा है अलग अलग मीडियम में, लेकिन इस फिनोमिना को TIR बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और TIR दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है TIR। क्यों हुआ है, वापस इसी मीडियम में क्यों आई है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो वापस लौट के उसी मीडियम में आती है, रिफ्लेक्शन में तो ये होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में बोलते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन ही हो रहा था, लेकिन जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई तो TIR हो गया। तो इस फिनोमिना को TIR बोला जाता है। रिफ्लेक्शन तो हर एंगल पे होता है, लेकिन TIR किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ही काम करता है। जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है तभी क्या होता है, TIR। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when light ray move from denser medium to rarer medium, first condition, and incident angle should be more than critical angle, then light ray comes back in same medium, that phenomena is called total internal reflection। ठीक है,
तो इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन है TIR होने के लिए। क्या क्या कि एक तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तभी तो नॉर्मल से दूर होती जाएगी। यदि रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती जाती। ठीक है, तो जब लाइट रे डेंसर, एक तो कंडीशन क्या हो गई कि लाइट रे को चलना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स देर आर टू we can say two conditions that when then light rays should be moved from denser medium to rarer medium, first condition, and second condition is इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब लाइट रे जो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल को अपन नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये तो अपने पास में TIR होता है और TI की दो कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन मेन है। डायरेक्टली कंडीशन के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, दूसरा इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा वो चीज़ समझना। यदि मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं, रिफ्रैक्शन अपन लॉ स्नेल्स लॉ लगाएं, तो साइन IC अपॉन साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, ऐसा ही होगा। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे क्या कि साइन IC अपॉन साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। ठीक है, और μ2 तो क्या है, μ2 यहाँ पे 1 है, और μ1 क्या है, μ1 यहाँ पे μ है। वैल्यूज पुट करो, और R क्या है, R तो है 90 डिग्री, μ2 जो है वो 1 है, और μ1 जो है वो μ है। तो वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन IC अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, यानी कि 1 अपॉन μ। साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ से अपन बोलेंगे साइन IC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई μ हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, और क्रिटिकल एंगल जितना कम रहेगा TIR उतना ही अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल कम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है ये, मैं मान लेता हूँ क्रिटिकल एंगल ये होता, तो इससे थोड़ा सा ही इंसिडेंट बढ़ाते TIR हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्रिटिकल बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इंसिडेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा TIR होगा। तो किसी भी सरफेस से, जैसे मान लो मैं बोल देता ये क्रिटिकल एंगल हो जाता, तो फिर इन सब का TIR हो जाता, लेकिन ये क्रिटिकल बना तो इसका मतलब इसके बाद में ही TIR शुरू होगा, यहाँ तक कोई TIR नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है वो डिपेंड, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, उसके लिए जो TIR होगा वो TIR उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। जैसे जो डायमंड होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.4। ठीक है, तो 2.4 होने का मतलब जब म्यू की वैल्यू 2.4 हो जाएगी, तो जो IC आएगा वो IC अप्रोक्सीमेटली आता है 23.4 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल 23.4 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जैसे ही 23.4 से ज़्यादा होगी TIR हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़? 23.4 से 90 डिग्री तक क्या चलता रहेगा, इसमें TIR ही चलता रहेगा। या 89 मान लो, थोड़ा सा कम मान लो, 90 से 90 मतलब पैरेलल हो जाएगा, 89 तक मान लो क्या होता रहेगा इसमें TIR, यानी कि 23.4 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा यदि एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, तो फिर उसका TIR हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन निकल के आता है किसके बीच में, क्रिटिकल एंगल के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो मैं ये बोल दूंगा कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो इन्वर्सली किसके हो जाएगा, म्यू के, जिसका जितना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही कम रहेगा, यानी कि उसका इतना ही ईजी तरीके से क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपने पास में TIR के फिनोमिना निकल के आते हैं। अब इसमें समझो, यदि इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल समझते हैं उसके अंदर क्या है इसमें, फिर उसके बाद में इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। टॉपिक तो ख़त्म कल होगा, क्योंकि इसमें अपन को एप्लीकेशंस ऑफ TIR और देखनी है, तो एप्लीकेशन तो अपन कल देखेंगे। आज इस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी तो और कोई खास चीज़ नहीं है। जैसे मैं ये मान लूँ कि एक क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, वो चीज़ समझना कि ये मान लो कंटेनर है, मान लो कुछ भी पानी वानी कुछ भी इसके अंदर भरा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन मान लेते हैं म्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बल्ब रखा हुआ है,
ठीक है। कई बार ये होता है कि यहाँ पे फिश है, ठीक है, बल्ब की जगह फिश होती है, तो बाहर खड़े हुए आदमी को, जो इसके बाहर खड़ा हुआ है, पानी से बाहर जो देख रहा है, या मान लो इस लिक्विड से बाहर जो भी है, उस बाहर खड़े हुए आदमी को ये बल्ब कहाँ तक, कौन से डिस्टेंस तक दिखाई दे जाएगा, या कौन से एरिया में इस बल्ब की लाइट जो बाहर निकलेगी, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो मैं ये मान लेता हूँ इस बल्ब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये एंगल कौन सा हो गया, क्रिटिकल एंगल आईसी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल आईसी। जैसे ही क्रिटिकल एंगल आईसी हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगी लाइट, और इंसिडेंट एंगल की वजह क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, वापस अंदर चली जाएगी, यानी कि बाहर नहीं आएगी बल्ब की। तो बल्ब की लाइट रे कौन से कितनी डिस्टेंस तक बाहर निकलेगी, यहाँ तक बल्ब की लाइट जो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टी थिकनेस जो है, टी डेप्थ पे ये था अपना, मान लो बल्ब जो था वो टी डेप्थ पे था, तो यहाँ से आई सी कैसे निकलेगा, आई सी तो अपन बोलेंगे कि साइन आई सी, जैसे अपन डेटा ले लेते हैं, मान लो कि जो म्यू है उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी है, अपन मान लेते हैं 2/√3 है, मैं मान लेता हूँ म्यू की वैल्यू, म्यू जो है वो 2/√3 है, तो साइन आई सी कितना हो जाएगा 1/μ, तो साइन आई सी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/μ की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 2, और √3 ऊपर चला जाएगा तो ये √3, तो साइन आई सी √3/2 आएगा। तो आई सी कितना आ जाएगा, आई सी आ जाएगा अपना 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पर होते ही क्या हो जाएगा, उसके बाद में लाइट रे बाहर निकलना बंद हो जाएगी। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि ये थिकनेस मान लो कितनी है, मैं मान लेता हूँ ये थिकनेस है 5 मीटर, अपन एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, तो ये थिकनेस 5 मीटर है, तो ये निकालना है मुझे, ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ये पता है और ये निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि tan 60 इक्वल्स टू, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, और ये नाम देते हैं O। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो जाएगा AB अपॉन AO हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे AB निकालना है, तो AB कितना होगा, tan 60 की वैल्यू √3, AB अपन को निकालना है, और AO कितना है 5, तो यहाँ से AB कितना आएगा, AB आएगा 5√3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आई 5√3 मीटर आ गई। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस से लाइट रे बाहर निकलेगी, उसके बाद में बाहर निकलना बंद हो जाएगी। तो ये कितना एरिया बनेगा, सरफेस पे देखेंगे तो इतना एरिया बन जाएगा, कितनी रेडियस का 5√3। ऐसे इधर भी 5√3 डिस्टेंस तक लाइट रे जो है वो बाहर निकल सकती है, उसके बाद में वापस बैंड हो जाएगी और TIR हो जाएगा। इसका मतलब कितने एरिया से लाइट रे बाहर निकलेगी, यदि मुझे एरिया पूछा गया है, नॉर्मली एरिया पूछा जाता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और सर्कल कितना हो जाएगा πr²। तो यहाँ से अपन बोलेंगे एरिया जो बनेगा वो पाई, और r कितना है 5√3 का स्क्वायर, यानी कि 25 × 3, यानी कितना हो जाएगा 75 पाई मीटर स्क्वायर। इतने एरिया से जो लाइट रे बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही चीज़। कई बार ये पूछ रहता है कि कितनी डिस्टेंस तक, जैसे यहाँ से वो शिप भी पा रहे हैं, मान लो ये शिप चलते हुए आ रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस से पहले जो है वो इसको फिश दिखना शुरू हो जाएगी। तो जैसे वो यहाँ पहुँच जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे निकलते ही फिश दिखना इसको शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, TIR के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। TIR को फिर आगे प्रिज्म से, लेंस से, इन सब से भी जोड़ा जाता है, तो वो क्वेश्चंस भी अपन देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है TIR पे, बाकी और भी क्वेश्चंस आते हैं तो और भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये तो अपना TIR के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे कल के वीडियो में कि TIR की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है, वो चीज़ें अपन को और देखनी है। तब तक मज़े करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो। डेली का एक वीडियो अपना अपलोड होता है, बहुत मेहनत चल रही है इसके ऊपर, वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में, तो इसका रिटर्न भी अच्छा ही होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्ट करो ताकि वो पढ़ते रहें और साथ ही साथ टॉपिक्स क्लियर करते रहें। कोई डाउट हो तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, फिर से एक बार नंबर मेरे नोट कर लो। यदि नंबर नहीं पता है तो नंबर फिर से नोट करना 9529501663, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे पूछ सकता है। और एक बात और, ऑफलाइन क्लासेस अपनी चल रही है, जिसको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो IIT का बच्चा हो, चाहे बच्चा हो 11th और 12th का, और 10th के भी बैचेज चल रहे हैं, और सारी सब्जेक्ट जो वो चल रही है अपनी। तो मैं ये बोल रहा था कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑफलाइन क्लासेस में जिसको इनरोल करना है वो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है। ये मेरे पर्सनल नंबर है, तो इस पर चाहे तो मुझे मैसेज के थ्रू बात कर लो या फिर कॉल कर दो। तो जिसको ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन चाहिए वो ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकता है। सारी क्लासेस चल रही है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की, मैथ की भी और बायो की भी, ठीक है। अपनी आपकी खुद की कोचिंग है JN Academy,
और तो इसके ऊपर सारी क्लासेस भी चल रही है। तो ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो कैसे भी पढ़ो, जैसे आपको समझ में आता हो वैसे पढ़ो। ऑफलाइन में भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे भी आपको पढ़ना हो वैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन तो चल ही रहा है और चलता भी रहेगा, ऑनलाइन बंद होगा भी नहीं। और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लोग मेरे पास में आके कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।